Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of CS 502 that is fundamentals of algorithm. तो बेसिकली जो है आज हमने इसका चैप्टर 2 या लेक्चर नंबर 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ जो है वो हमने बेसिकली इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले मॉडल ऑफ़ कंप्यूटेशन हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें जो इस चैप्टर में भी थोड़ा सा इंक्लूड है। अब मॉडल ऑफ़ कंप्यूटेशन बेसिकली क्या था कि हमने कहा था कि हम कोई एल्गोरिदम डिवाइस करना चाहते हैं, हम किसी भी अपनी फॉर्मल प्रॉब्लम के लिए हम कोई एल्गोरिदम डिवाइस करना चाहते हैं, कुछ एल्गोरिदम ऐसा बनाना चाहते हैं जो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके, ठीक है। और एल्गोरिदम क्योंकि एक मैथमेटिकल एंटिटी था तो मैथमेटिकल एंटिटीज़ को हम किसी मॉडल के ज़रिए अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मॉडल ऑफ़ कंप्यूटेशन बेसिकली क्या है कि कहने का मकसद है कि जो आपके पास एल्गोरिदम होता है वो तो वैसे भी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता ही है, ठीक है। लैंग्वेज पे तो या कंपाइलर पे या आपकी मशीन पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है एल्गोरिदम, तो सिर्फ वो मैथमेटिकल एंटिटी है। तो अब क्योंकि वो मैथमेटिकल एंटिटी है तो कोई ऐसा मॉडल ऑफ़ कंप्यूटेशन बनाएं हम कि जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स की नीड को कैटर कर सके। तो उसके लिए हमने कहा था कि एक जेनेरिक सा सिस्टम बनाते हैं, जेनेरिक मशीन बनाते हैं जिसका नाम हमने रैम रखा था, यानी कि रैंडम असेस मशीन, राइट। रैंडम असेस मशीन के बारे में हमने कुछ फ़ीचर्स इसके डिस्कस किए थे और हमने कहा था कि ये स्टैंडर्ड है, जेनेरिक है और उसके अलावा इसका सिंगल प्रोसेसर है। फिर हमने कहा कि ये जो आइडियलाइज्ड मशीन है वो सीरियलाइज्ड वे में, यानी कि सीरियल फैशन में, सीरियल पैटर्न में जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगी एक एक करके, यानी कि पहले एक को लेगी फिर दूसरे को फिर तीसरे को। ये नहीं कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एट अ सिंगल टाइम साइमल्टेनियसली जो है वो एग्जीक्यूट करवाने लग जाए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। फिर हमने कहा कि जो इंस्ट्रक्शंस लेगी तो वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली करेंगी क्या। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि एल्गोरिदम को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, तो कोई फंक्शन क्या करता है कि दो आपके पास वैल्यूज़ वो लेता है इनपुट की फॉर्म में और फिर उन पर कोई प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट आपको दे देता है। तो इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी कुछ बेसिक से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगी। उसमें एक तो था कि या तो वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगी या फिर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ हो गया, ये करेंगी, या फिर कोई कंपैरिजन ऑपरेटर का कुछ करेंगी, या फिर बूलियन ऑपरेशंस जैसे ट्रू फॉल्स होंगे, या फिर एरेज में से किसी भी वैल्यूज़ को असेस करेंगी। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपके पास इन अ सेंस हम इस तरह कह सकते हैं रैम को, जैसे आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एरे 1000 एलिमेंट्स का है और आपने जो है वो 890 पे जो एलिमेंट 890 लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको असेस करना है। तो ये नहीं होगा कि हम एलिमेंट 1 से स्टार्ट करें फिर उसको पूरा ट्रैवर्स करें, फिर 2 पे, फिर 3 पे और 890 पोजीशन पे जाएं, मतलब 890th पोजीशन पे जाएं। तो एक फ़ायदा यही होता है रैंडम असेस मशीन का कि हम डायरेक्टली, जिस तरह इंडेक्स हमने पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो पॉइंटर्स या इंडेक्स की तरह ये भी डायरेक्ट जो है वो असेस कर सकता है किसी भी एरे के एलिमेंट को, ठीक है। ये तो सब था रैम के बारे में और मॉडल ऑफ़ कंप्यूटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली 2 डायमेंशन मैक्सिमा क्या है। देखिए, अब 2 डायमेंशन मैक्सिमा क्या होता है कि इसकी ये एग्जांपल आपको हैंडआउट्स में दी हुई है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी शोरूम में जाना है और आपने कोई कार परचेज़ करनी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि हम ऐसी कार परचेज़ करना चाहते हैं जिसकी प्राइस तो कम हो लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम काफ़ी सारी कार्स और उनके मॉडल्स जो हैं वो शोरूम में देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली हमें तो ऐसी कार चाहिए अपने लिए जिसकी प्राइस तो कम हो लेकिन स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों डायमेंशंस में, दोनों फीचर्स में जो हम किसी एक पर्टिकुलर कार में चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि बहुत सारी हम कार्स देखेंगे और फिर उसमें से हम कोई 10-12 ऐसी अलग कर लेंगे जो हमें लग रहा हो कि हमारी पॉकेट इसकी परमिशन भी दे रही है कि हम इतना अफोर्ड भी कर सकते हैं उसकी प्राइस, और सेकेंडली उसकी स्पीड जो है उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, यानी कि स्पीड भी अच्छी है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि फ़ास्ट और चीप कार्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगी स्लो एंड एक्सपेंसिव कार्स को। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैक्सिमा आपके पास क्या है, मैक्सिमल पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, तो आपने कहना है कि जो फ़ास्ट भी हो कार और उसकी प्राइस भी ज़्यादा ना हो, चीप भी हो वो, ठीक है। तो ये दोनों डोमिनेट करेंगे फीचर्स, ये दोनों डायमेंशंस डोमिनेट करेंगी किसको, स्लो कार्स को, स्लो स्पीड वाली कार्स को, और एक्सपेंसिव कार्स को डोमिनेट करेगा कौन, फास्ट चीप कार्स। तो यहाँ पे ये डोमिनेटिंग आपके पास डायमेंशंस आ गई। इसी को अगर हम फॉर्मली किसी एक एल्गोरिदम की अगर हम की तरफ हम अगर जाना चाहें
तो फॉर एग्जांपल जैसे अब ऊपर आपके पास 2 डायमेंशंस थी, स्पीड और प्राइस। इसी तरह से अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई पॉइंट P है 2 डायमेंशनल स्पेस में और उसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब कोऑर्डिनेट्स बेसिकली यही होते हैं ना, x y z। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल क्योंकि 2 डायमेंशंस की बात हो रही है, तो x और y जो हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x कोऑर्डिनेट है और एक y, ठीक है। और इसको p डॉट x और p डॉट y क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट P की बात कर रहे हैं इस वक्त, जो स्पेस में मौजूद है। अब कोई अगर आपको कहे कि पॉइंट P डोमिनेट कब करेगा, तो आपने कहना है कि अगर P के दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y Q के दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y से लेस देन या इक्वल टू हों, तो हम कहेंगे कि ये डोमिनेट कर रहा है। तो इसको हम मैथमेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि P डॉट x इज़ लेस देन और इक्वल टू Q डॉट x एंड P डॉट y इज़ लेस देन और इक्वल टू Q डॉट y। अब यहाँ पे एंड का क्या मकसद है? देखें, एंड गेट या एंड फंक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि ये मेक श्योर करता है कि जो आपके पास जो बाकी दोनों मतलब जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ना, वो आपके पास ट्रू ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल सिर्फ ये नहीं होगा कि P डॉट x यानी कि P का x कोऑर्डिनेट Q के x कोऑर्डिनेट से लेस देन या इक्वल टू हो, लेकिन बेशक दूसरे वाला ट्रू हो फॉल्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, P आपके पास पॉइंट डोमिनेट सिर्फ तभी करेगा जब इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स लेस देन या इक्वल टू हों आपके पास Q के x और y कोऑर्डिनेट से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट्स आपने अच्छे से देख लेने हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि कोई भी एक पॉइंट मैक्सिमल तभी कहलाएगा कि जब कोई और इस पूरे n नंबर ऑफ़ पीज़ में कोई और P जो है वो आके उसको डोमिनेट ना करे, यानी कि वो सबसे एफिशिएंट हो, सबसे डोमिनेंट हो, सबसे डोमिनेटिंग हो, तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमल पॉइंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार का जो मॉडल देख रहे थे, उसमें अगर हम एक्स वाई पेयर की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि एक्स जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ द कार है और वाई जो है वो निगेशन ऑफ प्राइस है। अब एक्स स्पीड ऑफ कार है, ये तो हमें समझ आता है। अब यूँ क्यों नहीं कहा हुआ कि जो वाई है वो प्राइस ऑफ कार है? वाई निगेशन ऑफ प्राइस क्या क्यों है? तो निगेशन ऑफ प्राइस को ऐसे समझ लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो कार परचेज़ कर ली, तो पीछे आपके पास आपकी पॉकेट में कितने पैसे बचेंगे, कितनी प्राइस, कितनी अमाउंट बचेगी, वो बेसिकली वाई है, ठीक है। मतलब निगेशन ऑफ प्राइस यानी कि कितनी प्राइस बच जाएगी आपके पास अगर वो कोई आप कार परचेज़ कर लें, तो फिर आपके पास कितनी प्राइस बचेगी, वो वाई है। और एक्स आपके पास क्या है? एक्स जो आपके पास स्पीड ऑफ द कार है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको किसी ग्राफ की फॉर्म में, क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी एंड में यही जाके देखा था कि जो इस तरह के मॉडल्स होते हैं जिनको डिपिक्ट करना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, हम क्या करते हैं कि उनके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई है, और इसमें आपको डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के। अब हर एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बेसिकली कार मॉडल को डिपिक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे अब 5 1 है, तो इसका मतलब है कि 5 कोई भी यूनिट ऑफ टाइम आपके पास स्पीड है कार की, और 1 जो है आपके पास निगेशन ऑफ प्राइस है, यानी कि इतने यूनिट्स आपके पास बच जाएंगे अगर आप ये वाली कार परचेज़ करना है। इसी तरह 11 5 11 स्पीड है और 5 निगेशन ऑफ प्राइस है। तो अब यहाँ पे आपको सेट ऑफ मैक्सिमाज यानी कि सेट ऑफ मैक्सिमल पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जो आपको यहाँ पे रेड डॉट्स से नज़र आ रहे हैं, 7 13 12 12 14 10 और 15 7। तो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। देखें, अब मैंने आपको कहा था कि कुछ इस तरह की हम कार परचेज़ करना चाहते हैं जिसकी स्पीड भी ज़्यादा हो, और उसको डेफिनेटली जब हम परचेज़ करें तो वो इतनी चीप हो, उतनी उसकी प्राइस कम हो कि आपकी जो निगेशन ऑफ प्राइस है वो ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे 13 हो गया, 12 हो गया, मैं फ़िलहाल वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, इसी तरह 10 7। तो अगर बाकी रिमेनिंग अगर कोऑर्डिनेट्स से आप कंपेयर करें तो ये ज़्यादा प्राइसेस हैं वाई की, यानी कि 13 12 7 और 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सिर्फ 1 यूनिट बचता है, 4 5 7 5 3 ऐसे। लेकिन ये जो मैक्सिमल पॉइंट्स थे, इनमें क्या था कि मैक्सिमम आपके पास निगेशन हो रही थी प्राइस की, मैक्सिमम प्राइस आपके पास बच रही थी पॉकेट में कोई स्पेसिफिक कार परचेज़ करने के बाद, तो इसलिए ये मैक्सिमल पॉइंट बन गया। इसी तरह 7 12 14 15 ये सब क्या हैं? ये स्पीड्स ऑफ द कार हैं। तो अगर हम बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर करें इसको, तो देखें इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4 5 7, और इनके क्या हैं? 7 12 14 15, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट
तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हम मैक्सिमल पॉइंट्स को किसी भी 2 डायमेंशंस में जो है वो ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रेड डॉटेड आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं वो मैक्सिमल पॉइंट्स को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमल पॉइंट्स क्या होते हैं बेसिकली कि स्पीड आपके पास अच्छी हो और जो निगेशन ऑफ प्राइस है वो भी अच्छी हो, यानी कि ज़्यादा अमाउंट आपके पास बच रही हो आफ्टर परचेजिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक मॉडल ऑफ अ कार। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। अब इसमें जो आगे ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है आपके पास वो चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ ना आई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।